हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉकेट जीके बुक से प्राचीन इतिहास में मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व। कब से कब तक? तो मौर्य साम्राज्य 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व। मौर्य साम्राज्य की साहित्यिक स्रोत से जानकारियाँ। मौर्य साम्राज्य के जो है साहित्यिक स्रोत से जानकारियाँ। ब्राह्मण साहित्य के अनुसार शूद्र, जैन व बौद्ध साहित्य के अनुसार क्षत्रिय, मुद्रा राक्षस के अनुसार वृषल या निम्न वर्गीय, रोमिला थापा के अनुसार वैश्य, सर्वाधिक मान्य क्या है? क्षत्रिय। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कब से कब था? 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व। तो इनका जन्म 340 ईस्वी पूर्व बिहार में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 340 ईस्वी पूर्व कहाँ? बिहार में। चंद्रगुप्त ने नंद वंश के घनानंद चंद्रगुप्त ने क्या है? नंद वंश के घनानंद अंतिम शासक को हराकर 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। कब मौर्य वंश की स्थापना की? 322 ईस्वी पूर्व में। घनानंद को हराने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सहायता की तथा इसे 1000 कांस्य में खरीदा। किसने? 1000 कांस्य में खरीदा। चंद्रगुप्त ने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की। चंद्रगुप्त ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की? तक्षशिला में। 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व में क्या? चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठा तथा इसका वास्तविक संस्थापक बना। इसका क्या है? वास्तविक संस्थापक बना। जस्टिन ने या यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस एवं एंड्रोकोटस के रूप में उल्लेखित किया। विलियम जोन्स ने क्या बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोटस है। चंद्रगुप्त मौर्य क्या है? सेंड्रोकोटस है। 305 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। 305 ईस्वी पूर्व क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति किसको? सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। इसके क्या है? परिणाम स्वरूप निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया है। किसके विवाह? हेलेना विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया। यह भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। यह क्या था? भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य या चाणक्य को माना जाता है। किससे माना जाता है? चाणक्य को। इसका संबंध राजनीति विज्ञान से है। इसका संबंध किससे? राजनीति विज्ञान से है। अर्थशास्त्र प्रथम भारतीय पुस्तक है। अर्थशास्त्र क्या? प्रथम भारतीय पुस्तक है जिसकी तुलना क्या है? मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस से की जाती है। जिससे किससे? पुस्तक प्रिंस से की जाती है। भारत का प्रथम प्रभुत्व संपन्न शासक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। भारत का प्रथम प्रभुत्व संपन्न शासक है चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का आध्यात्मिक गुरु कौन था? भद्रबाहु था। इसने जैन धर्म ग्रहण किया। इसने क्या? जैन धर्म ग्रहण किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन श्रवणबेलागोला कर्नाटक में है कि पहाड़ियों पे गुजार रहे थे। श्रवणबेलागोला का मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। कुसुमपुर पाटलिपुत्रा का प्राचीन नाम है। कुसुमपुर क्या है? पाटलिपुत्रा का प्राचीन नाम है। भारत में दास प्रथा विद्वान नहीं थी। भारत में क्या? दास प्रथा विद्वान नहीं थी। यह विवरण मेगास्थनीज ने दिया। विवरण किसने दिया? मेगास्थनीज ने दिया। विशाख दत्त द्वारा लिखित पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया। पाटलिपुत्रा शहर के महलों को देखकर यह विवरण फाहियान ने क्या दिया कि यह मनुष्य द्वारा न बनाकर दैत्य असुरों के द्वारा बनाए गए हैं। युद्ध की शर्तों के अनुसार निकेटर ने आर्या
आराचोसिया, गेंडोसिया, पारोपासडेसी के क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए। इसकी जानकारी क्या हमें यूनानी इतिहासकार स्ट्रेबो व एपिलियंस देते हैं। कौन देते हैं? स्ट्रेबो व एपिलियंस देते हैं। चंद्रगुप्त यूनानियों को भारत से बाहर निकाल देता है। चंद्रगुप्त क्या है? यूनानियों को भारत से बाहर निकाल देता है। इसे भारत का मुक्तिदाता भी कहते हैं। इसे क्या है? भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। सिकंदर ने क्या अपना एक राजदूत मेगास्थनीज भी चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। किसे भेजा? मेगास्थनीज को भेजा। यह भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री था। यह क्या है? भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री था। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार के रूप में दिए। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक इंडिका लिखी। इसमें मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन और सैन्य प्रशासन के बारे में वर्णन किया। मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन व सैन्य प्रशासन के बारे में वर्णन किया। और इसमें क्या बताया कि प्रशासन के नियंत्रण के लिए 6 समितियों का निर्माण किया गया था। मेगास्थनीज ने मौर्यों के महलों का भी वर्णन किया। जिसमें लकड़ी व पत्थरों का प्रयोग किया गया। इंडिका में पाटलिपुत्रा का वर्णन किया गया। जिसमें पाटलिपुत्रा को पॉलीब्रोथा नाम दिया गया, जो गंगा व सोन नदी के संगम पर स्थित है। तथा इसमें 570 बुजुर्ग और 64 मीनार है। इसमें क्या है? 570 बुर्ज और 64 मीनार है। मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य को 7 वर्गों में विभाजित किया, परंतु यह कथन प्रमाणिक नहीं होता। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, जो संस्कृत भाषा में और उसमें 15 अभिकरण व 180 प्रकरण है। इसमें क्या है? 15 अभिकरण व 180 प्रकरण है और लगभग 4000 श्लोक है। कितने? 4000 श्लोक हैं। यह राजनीति विषय पे आधारित पुस्तक है। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त क्या है? जैन धर्म का अनुयायी था तथा उसके जीवन के अंतिम समय में पुत्र के पक्ष में क्या शासन त्याग कर जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवण बेला गोला जो मैसूर में है, वहाँ क्या है? 298 ईस्वी पूर्व में चला गया और उपवास द्वारा शरीर त्याग कर दिया। इसे क्या संलेखना विधि भी कहते हैं। जैन लेखों के अनुसार क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में मगध में 12 वर्षों का भीष्म अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य के सामंत पुष्यगुप्त ने गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा। यूनानी साहित्य में इसे अमित्रोचियट या अमितघात कहा गया। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार यह एक महान शासक था। यह एक सिजेरियन बेबी थी। इसके अनुसार बिंदुसार ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मौखलीपुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय का समय क्या है?
मखलीपुत्र गोशाल। यूनानी इतिहासकार एथेनियस के अनुसार उसने यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुएं मंगवाई: मीठी शराब, सूखी मेवा और दार्शनिक। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए जिसका दमन अशोक व सुसेन ने किया। नेपाल विद्रोह का दमन भी अशोक ने किया। बिंदुसार की मृत्यु के समय क्या है? अशोक उज्जैन में राज्यपाल था। बिंदुसार के अन्य नाम क्या है? बिंदुपाल, चीनी विवरण, सिंहसेन, जैन ग्रंथ में क्या है? वायु पुराण, भद्रसाल, स्ट्रेबो और एलिड्रोकेटस। अशोक 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व। अशोक क्या है? 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व। अशोक का 4 वर्षों तक अपने भाइयों के साथ सत्ता संघर्ष चला। सिंहली अनुश्रुति की मान्यता के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की। अशोक की माता का नाम भीमा सुभाद्री थी। क्या थी? भीमा सुभाद्री थी। इनकी पत्नी देवी थी, जिनके पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा थी। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। इनकी दूसरी पत्नी कारूबाकी थी और बेटा तीवर, जिनका एक अभिलेख मिलता है। अशोक ने क्रोधित होकर तीर्थरक्षित को जला दिया। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व हुआ। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईस्वी पूर्व हुआ। अशोक का नाम क्या है? अशोक वर्धन। कहाँ मिलता है? पुराण में। अशोक मौर्य नार अभिलेख में, अशोक मास्की गुर्जरा नेट्टूर उद्गमगोला अभिलेख, प्रियदर्शी भावुर अभिलेख में मिलता है। कल्हन की पुस्तक राजतरंगिणी के अनुसार अशोक पहले भगवान शिव का अनुयायी था। अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की और वह शिव मंदिर का निर्माण करवाया। राजतरंगिणी भारतीय इतिहास की प्रथम पुस्तक माना गया था। कल्हन क्या है? जयसिंह के दरबार में था। अशोक ने नेपाल से भी ललितपाटन शहर बसाया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध किया। कलिंग का शासक नंदराज था। इस युद्ध में अशोक ने विजय प्राप्त की। लेकिन इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए तथा 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। इस युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। इसलिए इसे युद्ध घोष के स्थान पे धम्म घोष को अपना लिया। मौर्यकालीन स्थापत्य कला का श्रेष्ठ नमूना सांची का स्तूप है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मौर्य काल का प्राचीनतम सिक्का पन था। क्या था? पन था। धम्म शब्द राहुलावाद सूत्र पुस्तक से लिया गया है। धम्म का एक आचार
संहिता है। क्या है? संहिता है। मौर्य काल का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह ताम्र मौर्य काल का क्या है? सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह ताम्रलिपि है। कंटक शोधक कंटक शोधक शब्द न्यायालय के लिए प्रयुक्त होता था। कंटक शोधक शब्द किसके लिए? न्यायालय के लिए प्रयुक्त होता था। भाग, बलि, प्रणय, विशिष्ट एक कर थे। विष्टि एक बेगारी कर था। विष्टि क्या है? एक बेगारी कर था। बिना मजदूरी परिश्रम दिए बिना कार्य करवाना। बिना क्या है? मजदूरी और परिश्रम दिए बिना कार्य करवाना। अशोक को क्या है? भारतीय इतिहास में जनहित कार्यों के लिए स्मरण किया जाता है। अशोक को क्या है? भारतीय इतिहास में जनहित कार्यों के लिए स्मरण किया जाता है। कलिंग का प्राचीन नाम उत्कल था। कलिंग का प्राचीन नाम क्या था? उत्कल था। इसकी राजधानी तोसल थी। इसकी राजधानी क्या थी? कलिंग का जो प्राचीन नाम उत्कल था, इसकी राजधानी तोसली थी। कलिंग कलिंग शासक खारवेल महामेघवाहन शासक वंश के थे। इन्होंने उड़ीसा में उदयगिरि की पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पे आक्रमण किया। इन्हीं हाथियों के लिए प्राप्त करने के लिए अशोक ने क्या है? कलिंग पे आक्रमण किया। सेनली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथवें वर्ष निग्रोथ नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म से दीक्षित किया। इसके बाद अशोक मोगलीपुत्र तीस से प्रभावित हुआ एवं बौद्ध धर्म में रुचि रखने लगा। दिव्य बदान बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को दिया गया। चीनी यात्री हुएनसांग इसका समर्थन करता था। अशोक अपने शासन के दौरान सर्वप्रथम बौद्ध गया का धर्म यात्रा की और 20 वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। धर्म यात्रा की और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जगह जगह लेख उत्कीर्ण करवाए। अशोक को उसकी प्रेरणा ईरानी शासक डेरियस प्रथम दारा प्रथम से मिली। किसे मिली? डेरियस प्रथम और दारा प्रथम से मिली। इसकी खोज 1750 ईस्वी पूर्व थीफाइंटेलर ने की। इसकी खोज किसने की? 1750 ईस्वी पूर्व में थीफाइंटेलर ने की। 1837 ईस्वी पूर्व जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसके उत्कीर्णकर्ता क्या है? चापड़ या कापड़ थे। अभिलेख का विषय प्रशासनिक होता था। अभिलेख का विषय क्या था? प्रशासनिक होता था। लेकिन अर्थ से संबंधित लेख रोमनदोई अभिलेख है। अर्थ संबंधित अभिलेख क्या? रोमनदोई, जो कर नीति से संबंधित है। जो क्या है? कर नीति से संबंधित है। जिसमें अशोक लुम्बिनी यात्रा के समय भू राजस्व की कर की दर को 1/6 भाग से घटाकर 1/8 भाग कर दी। अशोक के समकालीन मिस्र का राजा टॉलमी द्वितीय था। अशोक के समकालीन मिस्र का राजा कौन था? टॉलमी द्वितीय था। ब्राह्मणी लिपि के अभिलेख गुजरात से प्राप्त हुए। ब्राह्मणी लिपि के अभिलेख कहाँ से? गुजरात से प्राप्त हुए तथा ग्रीक व अरामीक लिपि के अभिलेख कांधार व काबुल से प्राप्त हुए। अरामीक लिपि के अभिलेख कांधार व काबुल से तथा खरोष्टी लिपि शाहबाजवाड़ी मानसेरा पाकिस्तान से प्राप्त हुए। कंधार अभिलेख की खोज 1958 ईस्वी में हुई। कंधार अभिलेख की खोज कब हुई? 1958 में हुई। अभिलेख की लिपियां: ब्राह्मणी लिपि भारत में, ग्रीक लिपि अफगानिस्तान में, खरोष्टी लिपि पाकिस्तान में, अरामीक लिपि कहाँ? अफगानिस्तान में।
ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं तथा खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं और खरोष्टी लिपि क्या है, दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। अशोक ने सार्वजनिक स्थानों पे राजधानियां स्थापित करवाई थी। अशोक ने क्या है, सार्वजनिक स्थानों पे कि राजधानियां स्थापित करवाई। द्विभाषी अभिलेख होते थे जिसमें दो लिपियां समाहित होती, जिसमें क्या था, दो लिपियां समाहित होती थी, जिसमें गांधार से सारे कुना अभिलेख प्राप्त हुए। इसमें क्या है, गांधार से सारे कुना अभिलेख प्राप्त हुआ, जो ग्रीक व अरामीक मिश्रित लिपि थी। अशोक ने अभिलेख को 3 भागों में विभाजित किया। अशोक ने अभिलेख को कितने 3 भागों में विभाजित किया। लेख क्या है, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। बृहत लघु, शिलालेख में क्या है, बृहत और लघु, स्तंभ लेख में भी बृहत और लघु है। अशोक ने 8 स्थानों पे बृहत शिलालेख लगवाए थे जिसकी संख्या 14 है। अशोक ने 8 स्थानों पे बृहत शिलालेख लगवाए थे जिसकी संख्या कितनी है, 14 है। तो आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बृहत शिलालेख के बारे में देखेंगे। तो आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।